हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने वीडियो में। आज अपन इस वीडियो में सिंधु नदी, मैडम भीकाजी कामा तथा अल्लाराम सीताराजू है उनके बारे में विस्तार से इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आज के पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बताइए, केरल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र में से कौन सा पहला राज्य है जिसने हाल ही में जल बजट को अपनाया है? तो दोस्तों, अपनी जो केरल सरकार है साउथ इंडिया की, उसके द्वारा हाल ही में जल बजट को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जल बजट चालू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से नवाजा गया? तो केरल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है ज्योति पुरस्कार, जो कि केरल में साहित्य के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देता है उस व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जाता है। तो बताइए, केरल का यह ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, जो टी पद्मनाभ है उनको यह पुरस्कार केरल सरकार के द्वारा दिया गया है। टी पद्मनाभ है वो केरल के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रदेश की स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए कहाँ पर है जहां पर सुरंग का निर्माण किया गया है? केरल, गोवा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर एक ऊर्ध्वाधर सुरंग का, जो ऊर्ध्वाधर मतलब होता है जो क्षैतिज होती है, ऐसे खड़ी चीजें होती हैं ऐसे वाली ऊर्ध्वाधर, तो सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया? तो दोस्तों, ये सुरंग है वो अपने स्पेशल फोर्स के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन है? दोस्तों, हुरून इंडिया परोपकार सूची है उनमें इसमें उन लोगों की सूची जारी की जाती है जो कि दान करते हैं। जैसे अपन किसी को दान दे आते हैं, पैसे, धन, कपड़े आदि कुछ जो दान किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा दान कौन देता है, कम कौन देता है, उसकी यह एक सूची है। इसमें सबसे जो टॉप पर रहे हैं वो शिवनादर है। शिवनादर इस सूची के अनुसार सबसे बड़े दानवीर हैं। दोस्तों, यह जो 2 नवंबर 2023 को एडेल गिव हुरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 से जारी किया गया। इसमें जो HCL के फाउंडर है शिव नाडर, वो इसमें शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों, शिव नाडर ने 2023 में 2042 करोड़ की संपत्ति का दान किया है, अर्थात प्रतिदिन इन्होंने 5.6 करोड़ रुपए दान किए हैं। दोस्तों, नाडर के बाद में विप्रो का नाम आता है। विप्रो के फाउंडर के चेयरमैन है, सॉरी, विप्रो के फाउंडर है, ये कंपनी है। विप्रो के फाउंडर के चेयरमैन अजीम प्रेम जी को इसमें सेकंड स्थान मिला है। ठीक है, इसे मिला है सेकंड स्थान अजीम प्रेम जी को, जो कि विप्रो के फाउंडर के चेयरमैन है। दोस्तों, इन्होंने 1774 करोड़ रुपए दान किए हैं। दोस्तों, जोरोदा के फाउंडर है निखिल कामत, जो कि 37 साल के हैं। ये सबसे कम उम्र में सबसे बड़े दानवीर बनने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात सबसे कम उम्र में अधिक दान करने वाले निखिल कामत है। दोस्तों, इन्होंने अपने भाई भाई के साथ मिलकर, निखिल के साथ मिलकर इन्होंने 110 करोड़ रुपए दान किए। दोस्तों, इस सूची में 119 दानवीरों को शामिल किया गया, जिन्होंने वित्त वर्ष 2023 में 8,445 करोड़ रुपए दान किए हैं। ठीक है, 8,445 करोड़ रुपए लोगों ने दान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर स्मारक किस स्थान पर है? दोस्तों, इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध का मंदिर है? नगरी, सुनारी, आड़ या बेराट? ये है क्षेत्र है, ये अपने राजस्थान के क्षेत्र है। बेराट है वो जयपुर में है, आड़ उदयपुर में है, सुनारी नगरी आप बताइए कहाँ? तो दोस्तों, बौद्ध मंदिर के जो स्मारक मिले हैं राजस्थान में, वो अपने बेराट जयपुर में मिले हैं। ये चीज पूछ ली जाती है बार बार, एग्जामों में आने वाला यह क्वेश्चन है कि बौद्ध मंदिर का स्मारक है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान के बेराट में है। बेराट अपने जो जयपुर में है, बेराट की पहाड़ियां हैं, वहां पर बौद्ध मंदिर स्मारक मिलता है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? बताइए, मध्य प्रदेश के पहले सचिव है
कौन थे? वो थे आरपी नायक। अगला क्वेश्चन है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विदेशी भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाली भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट, बेगम हजरत महल, बीकाजी कामा या लक्ष्मी सहगल, इनमें से कौन सी महिला थी जिन्होंने विदेश में झंडा फहराया था? दोस्तों, बीकाजी कामा है वो भारत की पहली लेडी थी जिन्होंने विदेश में झंडा फहराया था। बात की जाए बीकाजी कामा के बारे में, तो दोस्तों इनका जन्म है वो हुआ था 24 सितंबर 1861 में फारसी परिवार में। ठीक है, 1861 में ये जन्मी थी। 24 सितंबर को एक पारसी परिवार से ये बिलोंग करती है। दोस्तों, कामा ने श्रेष्ठ जो समाज सेवक है दादा भाई नेहरू जी, उनके सेक्रेटरी के पद पर काम किया था। उन्होंने यूरोप में जो युवा हैं उनको एकत्रित किया, स्वतंत्रता के बारे में उनका मार्गदर्शन किया, स्वतंत्रता के बारे में युवाओं को जागरूक किया, और जो ब्रिटिश शासन के द्वारा उस समय जो अत्याचार किए जा रहे थे लोगों पर, उनके बारे में इन्होंने लोगों को बताया, जागरूक किया कि ब्रिटिश शासन कैसा है, कैसे अपने उपनिवेश बनाकर लोगों का यह शोषण कर रहा है। दोस्तों, मैडम कामा ने लंदन में पुस्तक प्रकाशन है वहां पर भी कार्य शुरू किया था। उन्होंने विश्वस्त देशभक्ति पर आधारित पुस्तकों का प्रकाशन किया, अर्थात इनमें जो देशभक्ति की भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसको देशभक्ति की भावनाओं को इन्होंने पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। दोस्तों, मैडम बीकाजी कामा ने वीर सावरकर की पुस्तक थी एक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सहायता की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीर सावरकर की पुस्तक का क्या नाम था, तो बताइए वीर सावरकर वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, कामा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता भी दी थी और उनकी अनेक प्रकार से सहायता की थी। अर्थात भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस दौरान बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, बम बनाए जा रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, डराने के लिए, अंग्रेजों को जो अत्याचार थे उनसे निपटने के लिए। तो क्रांतिकारी थे, उनको जो इकोनॉमिक सहायता है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो मैडम कामा ने प्रोवाइड करवाया। दोस्तों, 1907 में जर्मन के स्टुटगार्ट नामक एक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी परिषद का सम्मेलन हुआ था। वहां मैडम कामा ने साड़ी पहनकर भारतीय झंडा को फहराया था। ठीक है, तो विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला बन गई थी मैडम कामा। कहां पर पहनाया था इन्होंने ये झंडा? ये 1907 में जर्मन के स्टुटगार्ट नामक एक स्थान है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी परिषद का सम्मेलन हुआ था। वहीं पर मैडम कामा ने अपना झंडा फहराया था। दोस्तों, जो मैडम कामा के द्वारा झंडा फहराया गया था उसमें हरा, केसरिया और लाल रंग के 3 पट्टे का प्रयोग किया गया था, जिसमें लाल रंग है वो शक्ति का प्रतीक माना गया था, केसरिया है वो विजय रंग का प्रतीक माना गया, और हरा रंग है वो साहस और उत्साह का प्रतीक माना गया है। ठीक है, वर्तमान में हरा और केसरिया रंग तो अपन अभी भी अपने जो तिरंगा है उसमें यूज करते ही हैं। दोस्तों, उसी प्रकार इन्होंने 8 कमल के फूल भारत के 8 राज्यों के प्रतीक के रूप में दर्शाए थे। ये देखिए तिरंगा है, यहाँ पर इन्होंने 8 कमल के फूल दर्शाए थे जो कि भारत के 8 राज्य थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। दोस्तों, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था, तिरंगा जो बनाया था उस पर वंदे मातरम लिखा था जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, अपना जो इन्होंने तिरंगा बताया था उस पर वंदे मातरम शब्द लिखा था। यह झंडा वीर सावरकर ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बनाया था। ठीक है, तो ये कौन सा था? तिरंगा था जिसमें लाल, केसरिया और हरे रंग का प्रयोग किया गया था। लाल रंग वो शक्ति का प्रतीक है, केसरिया विजय का प्रतीक और हरा रंग साहस और उत्साह का प्रतीक था। 8 कमल इसमें दर्शाए गए थे जो कि 8 राज्य को रिप्रेजेंट करते थे और देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। दोस्तों, मैडम कामा है, इन्होंने इंग्लैंड में जो होम रूल जो समिति चली हुई थी उसकी सदस्यता भी प्राप्त की थी। अर्थात जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था इंग्लैंड में उससे ये मैडम जी कामा जी जुड़ी हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इन्हें इंडिया हाउस के क्रांतिकारी दस्ते में शामिल किया गया था। जो इंडिया हाउस है वो विदेश में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। दोस्तों, फ्रांस में मैडम कामा ने वंदे मातरम नामक एक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था।
पूछ लिया जाता है मैडम कामा द्वारा चलाई गई पत्रिका का नाम क्या है और वो पत्रिका कौन सी है। तो इन्होंने फ्रांस में चलाई थी। कौन सी जगह? फ्रांस में इन्होंने वंदे मातरम नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो कि एक क्रांतिकारी पत्रिका है। ठीक है, कैसी पत्रिका है ये? क्रांतिकारी पत्रिका है। साथ ही जो मदन लाल झींगरा थे, उनकी स्मृति में इन्होंने मदन तलवार नामक एक पत्र लिखा था। सितंबर 1907 में उनकी याद में इन्होंने मदन लाल तलवार नामक एक पत्रिका और चलाई थी। ठीक है दोस्तों, इनका निधन है वो 13 अगस्त 1936 में बंबई में हो गया था। वृद्धावस्था में जब ये चली गई थी तो इनका डेथ हो गई थी इनकी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। तो ये अपन ने चर्चा की मैडम भीकाजी कामा के बारे में। अब अपना अगला क्वेश्चन आता है, किसने आंध्र प्रदेश के किसानों तथा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बताओ, आंध्र प्रदेश में जो आदिवासी और किसानों का नेतृत्व सरोजनी नायडू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोटीपति ब्रेमैया या कल्लूरी चंद्रमौली में से किसने किया था? दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू की हाल ही में 154वीं बर्थ एनिवर्सरी को प्रधानमंत्री मोदी ने सेलिब्रेट किया था। इसी आधार पर अल्लाराम जो सीताराम राजू है वो न्यूज में आए। इन्होंने जो आंध्र प्रदेश में किसान और आदिवासी आंदोलन हुए थे, रंपा विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किया था अल्लारी सीताराम राजू ने। बात करें अल्लारी सीताराम राजू के बारे में, तो दोस्तों ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए एक बहुत बड़े नेता थे, क्रांतिकारी थे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में 1887 के आसपास हुआ था। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष की आयु में ये एक सन्यासी बन गए थे। इन्होंने तपस्या, ज्योतिषी, चिकित्सा के ज्ञान के क्षेत्र में और जंगली जानवरों को वश करने में महारत हासिल की थी। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये मद्रास का जो वन अधिकार संरक्षण अधिनियम था उसके खिलाफ ब्रिटिश जो विरोधी गतिविधियां थी उनमें ये शामिल हो गए थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक जो आदिवासी लोग थे, जो वन रिसोर्स थे, उसका जो ब्रिटिश सरकार उसका पूरा फायदा उठाना चाहती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार मद्रास वन एक्ट लेकर आई थी, जिसके तहत जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे उनकी जो रिसोर्स वगैरह थे वो झूम करती खेती करते थे, उनकी आवाजाही उन्हीं से चलती थी, रोजगार वगैरह पारंपरिक रूप से वो इस जो झूमिंग खेती करते थे, वहां पर जो स्थानांतरित खेती होती है वो करते थे। उनके ये अधिकार है वो ब्रिटिश सरकार ने छीन लिया मद्रास वन एक्ट के तहत। उसी के विद्रोह में अल्लारी सीताराम राजू ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। दोस्तों, स्थानांतरित जो झूम खेती होती है, इसमें क्या होता है कि आदिवासी लोगों द्वारा किसी एक स्थान को चुना जाता है। जैसे 1 बीघा जमीन को आपको चुन लिया और उस 1 बीघा जमीन में वो जो वहां पे पेड़ पौधे होते हैं, जंगल की घास वगैरह होती है, उसे आग लगा देते हैं और फिर वहां पर ये 2-3 साल तक खेती करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं आदिवासी लोग। तो यही स्थानांतरित खेती होती है जिसे झूमी कृषि कहते हैं। ये आदिवासी लोगों की जो आजीविका का महत्वपूर्ण साधन था उस समय। ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाती थी, जिससे आदिवासी लोगों की आजीविका पर खतरा उत्पन्न हो गया था। दोस्तों, अंग्रेजों के बढ़ते असंतोष ने 1922 में रंपा विद्रोह शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व अल्लारी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 के आसपास हुआ था और यह आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया एक विद्रोह था। आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। पूछ लिया जाता है रंपा विद्रोह कब, कहाँ और किसके नेतृत्व में हुआ था और क्यों हुआ था? तो बताइए। ये हुआ था 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। अंग्रेजों का जो वन एक्ट आया था उसके खिलाफ आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। दोस्तों, जो सीताराम राजू थे, इनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की बात करें तो इन्होंने कम उम्र में गंजम, विशाखापट्टनम और गोदावरी के जो पहाड़ी लोग थे उनमें अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष भड़क रहा था उसको आग देने का काम किया। अर्थात अल्लाराम सीताराम जो सीताराम राजू थे, इन्होंने आदिवासी लोगों को प्रोत्साहित किया अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों का सामना करने का प्रयास किया। दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध है वो अनियमित युद्ध का एक रूप होता है जिसमें लड़ाकों के छोटे समूह एक बड़ी और कम गतिशील पारंपरिक सेना से लड़ने के लिए घात, तोड़फोड़, छापे, छोटे युद्ध, हिट एंड रन रणनीति
तथा गतिशील सही सैन्य रणनीतियां इसमें आदि शामिल होती हैं। दोस्तों, औपनिवेशिक शासनकाल ने आदिवासियों की पारंपरिक जो खेती थी, स्थानांतरित खेती थी, जिसे पोडू भी कहा जाता है, वो खतरे में डाल दिया था, क्योंकि सरकार ने वन भूमि को संरक्षित करने की मांग की थी। इसी के विद्रोह में आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों, रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन था, उसके दौरान शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन है वो गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। उसी दौरान रंपा विद्रोह भी शुरू हुआ था। दोस्तों, सीताराम राजू ने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमत हुए थे। अर्थात जो गांधी के जो विचार थे कि लोगों को खादी पहनना चाहिए, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, शराब का त्याग करना चाहिए, इसका सपोर्ट सीताराम राजू ने भी किया था। लेकिन गांधी जी का कहना था कि ये जो सभी जो भारत को आजादी है वो अहिंसा के मार्ग से लेनी चाहिए। लेकिन सीताराम राजू इसके जस्ट अपोजिट थे। उनका कहना था कि भारत केवल बल के आधार पर ही आजाद हो सकता है, अहिंसा के मार्ग पर नहीं। अर्थात हिंसा का रास्ता अपनाते हुए भारत को आजादी मिल सकती है, अहिंसा के मार्ग से नहीं मिल सकती। दोस्तों, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इनकी वीरता और कारनामे के लिए इन्हें मयम वीरुडू अर्थात जंगल के नायक के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी लोग इन्हें क्या कहते थे? मन्यम वीरुडू। ठीक है, अर्थात जंगल का नायक। दोस्तों, 1924 में सीताराम राजू है उनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और उनको एक पेड़ पर बांधकर सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में गोली मार दी गई। ठीक है, तो ये है सीताराम राजू की कहानी। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। आदिवासियों के जो अधिकार होते हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें की थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 और 2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह तय की गई है। तो बताइए, 2011-12 के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनकी गरीबी रेखा डिसाइड करने के लिए कितने रुपए प्रतिमाह तय की गई है सरकार के द्वारा? तो दोस्तों, सरकार ने 816 रुपए तय किए थे। अर्थात सरकार का कहना था कि जिस ग्रामीण व्यक्ति के पास 816 रुपए है प्रतिमाह, उसको अगर 816 रुपए मिल जाते हैं तो वो गरीब नहीं होगा, अगर उससे नीचे मिलेंगे तो वो गरीबी रेखा के अंडर आएगा। अगला क्वेश्चन है और अपना अंतिम क्वेश्चन है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट से किस नदी में मिल जाती हैं? तो बताइए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यमुना में कौन सी नदी है जो मिठानकोट की 5 नदियां आकर इसमें मिल जाती है? दोस्तों, अपनी सिंधु नदी है वो मिठानकोट में भारत की 5 नदियों से मिल जाती है। बात कर लेते हैं अपन सिंधु नदी के बारे में। दोस्तों, सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन आदि क्षेत्रों में बहती है। यह भारत के जम्मू कश्मीर से निकलती है और चीन का जो पश्चिमी तिब्बती भाग है वहां से निकलती है। दोस्तों, इस नहर का उद्गम है वो मानसरोवर झील से होता है, जो कि कैलाश पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह तिब्बत के बोखरचू से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? कैलाश पर एक झील है मानसरोवर झील, वहां का जो तिब्बत का क्षेत्र है बोखरचू ग्लेशियर, वहां से सिंधु नदी निकलती है। दोस्तों, वहां से यह उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और डमचोग नामक स्थान पर भारत के लद्दाख में प्रवेश कर जाती है। तो लद्दाख में कब प्रवेश करती है? एक डमचोग नामक स्थान है, वहां पर यह भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, इसके बाद यह नदी है वो काराकोरम और लद्दाख रेंज है, जो पर्वतमाला है काराकोरम और लद्दाख उनके बीच में बहती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु नदी है वो कौन सी पर्वतों के बीच में बहती है? तो ध्यान रखना, ये काराकोरम और जो लद्दाख पर्वत है उनके बीच में बहने वाली प्रमुख नदी है। दोस्तों, ये लेह में जाकर जास्कर में मिल जाती है। अर्थात लेह में जब जाती है तो इसकी एक सहायक नदी है जास्कर नदी, जो सिंधु में मिल जाती है। दोस्तों, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो गिलगित, गरतांग, द्रास, सिंगर, हुंजा सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसके अलावा मिठानकोट के ठीक ऊपर सिंधु को पंचनाद में 5 नदियां पूर्व में सहायक आकर इसमें मिल जाती हैं। मिठानकोट में 5 नदियां इसमें आकर मिल जाती है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज प्रमुख है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था अपना कि मिठानकोट में सिंधु में 5 नदियां मिलती हैं, वो कौन सी हैं, या फिर कौन सी जो पूर्वी नदियां हैं, 5 नदियां हैं जो मिठानकोट में
पंचनाद में मिल जाती है वो है सिंधु में मिलती है। प्रमुख नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये नदियां सिंधु में मिल जाती है मिठानकोट में। ये यहाँ पर आंसर की दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।